नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी सरकार द्वारा जारी किए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे की, बीजेपी के कार्यक्रम को लेकर किसानों के गुस्से की, जानेंगे चिराग पासवान ने आरजेडी नेता के साथ क्यों की मुलाकात, छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की कुर्सी पर उठते सवालों की, और बुलेटिन के आखिर में बात लोगों से दूर होते सपनों के आशियाने की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुश्किल में फंस सकती है पश्चिम बंगाल की ममता सरकार, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा दे सकते हैं इस्तीफा, खराब स्वास्थ्य के चलते चुनाव लड़ने से किया इनकार, विधानसभा के सदस्य नहीं हैं अमित मित्रा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा, सत्ता में आए तो कोविड प्रबंधन का ऑडिट कराएगी सरकार, जान जाने वाले लोगों के आंकड़े को छुपाने को लेकर करेगी अधिकारियों पर कार्रवाई। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का दावा, कोरोना की दूसरी लहर से तेजी से उभरेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, चालू वित्त वर्ष में 10% से अधिक की तेजी हासिल करेगी देश की जीडीपी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी मध्य प्रदेश को सौगात, मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र और गुजरात से जोड़ने वाली 8 नई उड़ानें शुरू करेगी स्पाइस जेट, 16 जुलाई से शुरू होगी नई उड़ानें। 12 जुलाई से 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे पंजाब के डॉक्टर्स, गैर प्रैक्टिस भत्ता के मुद्दे पर समाधान की कर रहे हैं मांग, राज्य सरकार ने साधी चुप्पी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विधानसभा चुनावों से पहले यूपी की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक कानून बनाने की तैयारी में है। इसका मसौदा आज जनसंख्या दिवस के मौके पर जारी कर दिया गया। विपक्ष की ओर से इसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो सरकार का दावा है कि ये किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, ये सभी की बेहतरी के लिए है। तो क्यों जल्दबाजी में लाया जा रहा है कानून और क्यों विपक्ष को दिख रही है इसमें राजनीति, देखिए ये रिपोर्ट। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2021 से 2030 के लिए एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा की। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया है। अगर ये ड्राफ्ट कानून में बदला तो उत्तर प्रदेश में भविष्य में जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हें न तो राज्य की सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही वो निकाय और पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा। विधि आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है। आयोग ने ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है। ड्राफ्ट में कहा गया है कि राशन कार्ड में भी 4 से अधिक सदस्यों के नाम नहीं लिखे जाएंगे। 21 साल से अधिक उम्र के युवक और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर कानून लागू होगा। तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं रहेगी। अगर किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं तो उसे तीसरी संतान होने पर सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को शपथ पत्र देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। नियमों का पालन करने वालों को विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करने वाले कर्मचारियों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट, आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य भत्ते देगी। आपको बता दें कि इस ड्राफ्ट के बाद से विपक्ष योगी सरकार की जनसंख्या नियंत्रण नीति की जमकर आलोचना कर रहा है। विपक्ष इस नीति को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक एजेंडा करार दे रहा है। AIMIM के प्रवक्ता सैयद असीम वकार ने तो पहले ही पूछ लिया, योगी जी कितने भाई बहन हैं। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस ने अपने वक्त में इस तरह के कानून या नियम को लागू कर दिया होता तो आज इसे लागू करने की बात करने वाले नेता CM और PM तक न होते। वहीं समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक अपरिपक्व निर्णय है। अब सरकार का ये फैसला कितना सही साबित होता है और कितना गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे बड़ा सवाल है कि जनता इसे कितनी गंभीरता से लेती है, और अगर जनता इसे गंभीरता से लेती है तो क्या सरकार अपने वादों पर खरी उतरेगी या वो वादे सिर्फ कहने के लिए हैं। जनसंख्या नियंत्रण देश की जरूरत तो है, लेकिन जिस तरह से योगी सरकार इसे लेकर आ रही है उससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर चुनावों से पहले ही इसकी जरूरत क्यों आ गई? सवाल देश के कृषि कानून पर भी बने हुए हैं। किसान लगातार इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब में तो बीजेपी किसानों के डर से कोई कार्यक्रम ही नहीं कर पा रही है, और जब बीजेपी का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है तो उसका विरोध किसान करते हैं। ऐसा ही हरियाणा में देखने को मिला। तो क्यों नाराज हो गए हैं किसान, देखिए ये रिपोर्ट।
कैथल, जिंद, यमुनानगर सहित हरियाणा के कई शहरों में भाजपा कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन जैसे ही ये खबर किसानों को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस की भारी व्यवस्था भी किसानों का रास्ता नहीं रोक सकी, जिसमें जिंद, हिसार और यमुनानगर हर जगह बीजेपी नेताओं पर किसानों का गुस्सा निकला। हिसार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचे थे, जबकि जिंद में कमलेश ढांडा और सुनीता दुग्गल थीं। सभी को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल को पुलिस बड़ी मुश्किल से निकाल पाई। इधर यमुनानगर में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का जबरदस्त विरोध किया गया। किसानों ने कार्यक्रम स्थल पर लगे बीजेपी के पोस्टर, झंडे, बैनर सभी उखाड़ दिए। बीजेपी के वाहनों को किसानों ने बीच में ही रोक दिया। किसान नेता सतबीर बरसोला ने कहा कि बीजेपी और जेजेपी के नेता किसानों को उकसाने के लिए जानबूझकर आए दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, जबकि किसानों ने कार्यक्रमों के विरोध करने का ऐलान कर रखा है। आपको बता दें कि अभी तक बीजेपी की मीटिंग गुपचुप तरीके से हो रही थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने कार्यक्रम का जमकर प्रचार किया था और किसानों ने तभी ऐलान कर दिया था कि वो बीजेपी का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होने देंगे। जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, कानून में बदलाव के लिए किसान तैयार नहीं है। किसानों का दावा है कि कानून में बदलाव से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये रद्द ही करना पड़ेगा। बदलाव अभी तक कृषि कानून में तो नहीं हुए, हाँ, मोदी सरकार में जरूर बदलाव हो गया। 43 नए मंत्री बनाए गए। इसे लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। तो क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद विस्तार पर एक बार फिर तंज कसा है। हालिया मंत्रिपरिषद विस्तार को कोरोना रोधी टीकाकरण से जोड़कर राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल ने #वैक्सीन्स कहाँ है लिखकर कहा, मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, वैक्सीन नहीं। बता दें कि भारत में अगर प्रतिदिन 88 लाख टीके की खुराक दी जाए तो दिसंबर 2021 तक आबादी के 60% का टीकाकरण हो पाएगा। इससे तीसरी लहर को रोकने में मदद मिलेगी। भारत में फिलहाल प्रतिदिन औसतन 34 लाख खुराक दी गई है, जबकि 21 जून के बाद शुरुआती सप्ताह में प्रतिदिन 60 लाख वैक्सीन डोज लगाई जा रही थी। लेकिन जून का महीना समाप्त होते होते देश में एक बार फिर वैक्सीन की कमी दिखाई देने लगी। इसे लेकर राहुल गांधी ने तंज भी कसा है। उन्होंने कहा कि जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आई। दिल्ली और मुंबई में तो कई वैक्सीन सेंटर इस कारण से बंद भी करने पड़े हैं। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि अगस्त से वैक्सीन के काम में तेजी आ सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को बताया कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 रोधी 1,44,00,000 से अधिक टीके हैं। मंत्रालय के मुताबिक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अभी तक सभी स्रोतों से 38,60,00,000 से अधिक टीके मुहैया कराए गए। अभी तक कुल 37,16,47,625 टीकों की खपत हो चुकी है। अब राहुल गांधी के इस तंज पर क्या होती है सरकार की प्रतिक्रिया, ये देखना दिलचस्प होगा। मंत्रियों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलना है तो वैक्सीन की रफ्तार को बदलना होगा। जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है उसे 2.5 गुना तक बढ़ाना होगा, तभी हम कोरोना की तीसरी लहर को रोक पाएंगे। अब ये बदलाव कब तक होगा, ये देखना है। वैसे बदलाव की बातें छत्तीसगढ़ सरकार में भी चल रही हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली में ही थे। चर्चाएं तो उनके इस्तीफे को लेकर चल रही हैं। इसे लेकर क्या कहा है भूपेश बघेल ने, देखिए ये रिपोर्ट। भूपेश बघेल दिल्ली में हैं और वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात भी हो चुकी है। सीएम पद की शपथ लिए उन्हें 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और लगभग इतना ही कार्यकाल बचा हुआ है। लेकिन अचानक ही उनके इस्तीफे की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और इन चर्चाओं का कारण है भूपेश के साथ TS सिंहदेव का भी दिल्ली में मौजूद होना। सिंहदेव भूपेश सरकार में मंत्री हैं और उनके पास स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, 20 सूत्रीय कार्यक्रम सहित कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। भूपेश बघेल और TS सिंहदेव का दिल्ली में होना कांग्रेस में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। हालांकि TS सिंहदेव की ओर से तो कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन उनके समर्थकों का दावा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम का चुनाव करते समय कांग्रेस हाईकमान ने TS सिंहदेव को भरोसा दिया था कि वो और भूपेश बघेल बारी बारी से 2.5 साल के लिए छत्तीसगढ़ की कमान संभालेंगे। वैसे इस समझौते की बात को ना तो भूपेश बघेल ने कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया और न ही TS सिंहदेव ने।
भूपेश के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इस बीच भूपेश बघेल दिल्ली में आज कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं हो पाई। इसे लेकर जब भूपेश बघेल से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मैं पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए उनके घर गया था, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ मेरी औपचारिक भेंट हुई है, बहुत सारी बातें हुई। 2.5 साल पहले हाईकमान ने ही मुझे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का निर्देश दिया, इसलिए मैंने शपथ ली। जब वे कहेंगे कि कोई और मुख्यमंत्री बनेगा तब ऐसा ही होगा। इस तरह के समझौते गठबंधन सरकारों में होते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 3/4 बहुमत है। भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि राज्य में 2.5 के लिए सीएम पद का फॉर्मूला मीडिया की उपज है। वो तब तक छत्तीसगढ़ के सीएम बने रहेंगे जब तक पार्टी ऐसा चाहेगी। भूपेश बघेल अभी अपनी पारी जारी रखेंगे, लेकिन चिराग अपनी राजनीतिक पारी कहां खेलेंगे, एलजेपी में या कहीं और? वैसे अभी तो ये ही दावा नहीं किया जा सकता कि एलजेपी पर चिराग का ही अधिकार रहेगा, क्योंकि उनके चाचा पशुपति पारस ने भी अब एलजेपी पर दावा कर दिया है। इस बीच चिराग की आरजेडी से करीबियां भी बढ़ रही हैं, तो क्या आरजेडी में शामिल हो सकते हैं चिराग? देखिए ये रिपोर्ट। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट के बाद से ही चिराग बेसहारा नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां चाचा पशुपति पारस को बीजेपी ने सहारा दे दिया है और केंद्रीय मंत्री बना दिया, तो वहीं चिराग को पिछले कई दिनों से राजद में लाने की कवायद तेजस्वी यादव कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बेसहारा चिराग अपनी नई राह तलाश रहे हैं और राजद का दामन थामने का मन बना रहे हैं। 5 जुलाई से अपनी आशीर्वाद यात्रा पर निकले चिराग ने यात्रा को बीच में छोड़ दिया और दिल्ली पहुंच गए, जिसके बाद से ही राजद का दामन थामने की अटकलें लगने लगी हैं। यहाँ पर चिराग ने राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक से मुलाकात की। श्याम पहले से ही यहाँ मौजूद थे और राजद सुप्रीमो लालू यादव के खास भी माने जाते हैं। श्याम ने चिराग से मुलाकात के पहले लालू यादव से भी मुलाकात की थी, जिसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इस मुलाकात के बाद से अटकलें हैं कि लालू यादव ने चिराग को राजद में आने का निमंत्रण दिया है और श्याम रजक ने चिराग पासवान को विपक्ष के साथ मिलकर उसे मजबूती प्रदान करने की पेशकश की है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एलजेपी में मचे विवाद को लेकर चिराग पासवान की याचिका को खारिज किया था। उसके बाद अपनी लीगल टीम से विमर्श करने के लिए चिराग दिल्ली रवाना हो गए थे, जहां उन्होंने सबसे पहले राजद नेता से मुलाकात की। चिराग पासवान अभी फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि वो बीजेपी से दूरी बनाएं या फिर नई राह तलाशें। चाचा पशुपति पारस के साथ उनकी लड़ाई अलग से चल रही है। लड़ाई ट्विटर और सरकार के बीच में भी चल रही है। सरकार जो नियम लाई, ट्विटर उसे मानने से आनाकानी कर रहा है, लेकिन जब हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो ट्विटर के रुख में बदलाव दिखा। तो क्या फैसला किया है ट्विटर ने? देखिए ये रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट के अलावा गलत या भ्रामक पोस्ट को रोकने के मकसद से भारत सरकार नए आईटी नियम लेकर आई थी। इसके तहत कंपनियों को मैसेज के स्रोत की जानकारी सरकार को देने के अलावा आपत्तिजनक सामग्री को 36 घंटे के अंदर हटाना होगा। देश के नए आईटी नियमों को फेसबुक, गूगल समेत अन्य प्लेटफॉर्म मानने को राजी हो गए, मगर ट्विटर अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके बाद भारत सरकार और ट्विटर के बीच जबरदस्त तकरार देखने को मिल रही है। लेकिन अब वो तकरार खत्म होती दिख रही है और नए आईटी नियमों को लेकर कई महीनों के चले गतिरोध के बीच ट्विटर अब भारत सरकार के आगे झुक गया है। अमेरिका की माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने भारत में अपना रेजिडेंट ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त कर दिया है। ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत में रेजिडेंट ग्रीवांस अधिकारी बनाया है। मालूम हो कि ट्विटर के रेजिडेंट ग्रीवांस अधिकारी धर्मेंद्र चतुर ने 21 जून को अपना पद छोड़ दिया था, जिसके बाद ट्विटर ने कैलिफोर्निया स्थित जेरेमी केसल को भारत के लिए नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था। हालांकि केसल की नियुक्ति नए आईटी नियमों के अनुरूप नहीं थी। ऐसे में अब केसल की जगह विनय प्रकाश को दी गई है। बता दें कि एक निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कई मानदंडों में से एक है, जिसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना प्रौद्योगिकी 2021 के तहत पालन करना होता है। इन नियमों में कहा गया है कि शिकायत निवारण अधिकारी सहित सभी नोडल अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए। आपको बता दें कि बहुत समझाने के बाद भी ट्विटर अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा था। इसे देखते हुए 8 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ट्विटर के खिलाफ सख्ती दिखाई और कहा कि अगर वो भारत के नए आईटी नियमों को लागू नहीं करता है तो उसे किसी भी तरह का कानूनी संरक्षण नहीं दिया जा सकता, जिसके बाद ट्विटर ने भारत सरकार के आगे घुटने टेक दिए।
और बुलेटिन के आखिर में बात महंगाई की। देश भर में महंगाई की मार ने आम जनता को त्रस्त कर दिया है। रसोई से लेकर बाजार में सब कुछ महंगा हो गया है। महंगाई का असर मूलभूत जरूरतों, रोटी, कपड़ा और मकान पर भी दिख रहा है। जहां पहले थाली से सब्जियां गायब हुई, तो अब लोगों को अपने आशियाने का ख्वाब भी छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि इन दिनों लोग महंगाई की वजह से भवन निर्माण टाल रहे हैं। हर व्यक्ति की दिली इच्छा होती है कि उसका अपना खुद का घर हो, लेकिन इस उम्मीद पर महामारी ने पानी फेर दिया है। जरूरी बिल्डिंग मटेरियल के बढ़ते दामों की वजह से लोग घर बनवाना टाल रहे हैं। जो लोग अपना मकान बनाने की सोच रहे थे, उन्होंने फिलहाल यह इरादा टाल दिया है, क्योंकि भवन बनाने के लिए जरूरी सामान की कीमतों में इतना ज्यादा इजाफा हो गया है कि वो उसके बजट के बाहर जाने लगा है। लागत का आकलन किया जाए तो मकान निर्माण के लिए पहले के मुकाबले करीब 20% की लागत बढ़कर आ रही है। बाजार में निर्माण सामग्री की मांग बढ़ने से भवन सामग्री महंगी हो गई है। रेत के दाम भी अधिक हो गए हैं। वहीं बिल्डिंग मटेरियल व्यवसाय से जुड़े दुकानदारों के मुताबिक भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में ये इजाफा महामारी के दौर से शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। लोहे, ईंट समेत अन्य चीजों पर बढ़ोतरी पिछले 1 साल में देखने को मिली है। साल 2020 में पूर्णबंदी के बाद सिर्फ सीमेंट के दाम बढ़े थे, लेकिन इस बार सीमेंट के साथ भवन निर्माण की ज्यादातर सामग्री के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर लोग परेशान हैं और अब तो उन्होंने घर बनाने का ख्वाब ही छोड़ दिया है। यानी इस महामारी ने रोटी, कपड़ा और मकान सब छीन लिया। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।